Let's discuss events in sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन इवेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन मतलब दो गैमेट्स का फ्यूज होना. तो उनके फ्यूजन से पहले के इवेंट्स को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं, और फ्यूज हो जाने के बाद के इवेंट्स या जो चेंजेस आते हैं उनको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोला जाता है. अब फर्टिलाइजेशन के लिए दो गैमेट्स चाहिए, तो इसका मतलब है गैमेट्स का बनना ज़रूरी है. तो उस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है. अब क्योंकि गैमेट्स को फ्यूज करना है, तो एक प्रोसेस होगा जिसमें दोनों के दोनों जो गैमेट्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे. इन केस ऑफ प्लांट्स इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं, एंड इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म देयर आर फॉर्मेशन ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन्स जो कि हेल्प करते हैं दोनों गैमीट्स को मीट करने के लिए. उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा. फ्यूज करने से पहले जो गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर था वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था. उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है विच कम्स अंडर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा जिसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं. उसके बाद डेवलपमेंट होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप करेगा और बाद में एज न्यू इंडिविजुअल अपनी लाइफ कैरी फॉरवर्ड करेगा. अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. ये वो वाले इवेंट्स हैं जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे, मतलब मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज करने से पहले होंगे. इसमें दो प्रोसेसेस आते हैं. फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड इज गैमीट ट्रांसफर. लेट्स फर्स्ट डिस्कस गैमेटोजेनेसिस. गैमीटोज मतलब गैमीट एंड जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन. सो गैमेटोजेनेसिस इज प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स. अब ये जो गैमीट्स हैं ये अलग अलग भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं. जो अलग अलग गैमीट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मेल गैमीट्स को स्पर्म बोला जाता है, जो कि स्ट्रक्चरली और फिजियोलॉजिकली बहुत ही डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम फीमेल गैमीट्स. और कुछ ऐसे लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जो गैमीट्स हैं दोनों जो फ्यूज करते हैं उनमें मॉर्फोलॉजिकली या फिर फिजियोलॉजिकली कोई डिफरेंस जो है नहीं होता है. तो इस बेसिस पे उनको होमोगैमीट्स और हेट्रोगैमीट्स जो है बोला जाता है. होमो मतलब सेम काइंड एंड हेट्रो मतलब डिफरेंट काइंड. होमोगैमीट्स को आइसोगैमीट्स भी बोला जाता है और हेट्रोगैमीट्स को अनाइसोगैमीट्स भी बोला जाता है. जिन ऑर्गेनिजम्स में होमोगैमीट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी एग्जांपल्स हैं क्लेडोफोरा एंड यूलोथ्रिक्स. सो एक जैसे गैमेट्स होने की वजह से इनमें मेल और फीमेल गैमेट्स को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता. मतलब कि इनमें मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता. बट कुछ ऐसे हायर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, एप्स या फिर फ्यूकस दैट इज ब्राउन एल्गे, उनके जो गैमीट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो उनमें मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल्स हैं उनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है. इन ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमीट को एंथ्रोजॉइड भी बोला जाता है या फिर स्पर्म बोला जाता है, और जो फीमेल गैमीट है उनको एग या फिर ओवम बोला जाता है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है गैमेटोजेनेसिस की याद रखने के लिए वो ये है कि जो गैमीट्स बनेंगे वो हैप्लॉइड सेल्स होंगे. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जिन सेल से वो बन रहे हैं वो हैप्लॉइड हैं या फिर डिप्लॉइड हैं, जो गैमीट्स होंगे वो हैप्लॉइड ही होंगे. अब पहले हैप्लॉइड वर्ड को समझ लेते हैं. अ, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है हैप्लॉइड और एक होता है डिप्लॉइड. डिप्लॉइड सेल्स वो वाले सेल्स हैं जिनमें डबल जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है, बट इन केस ऑफ हैप्लॉइड सेल जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ हो जाएगा. तो अगर पेरेंट है तो पेरेंट में जो जेनेटिक मटेरियल होगा, अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल लेते हैं तो उनमें टोटल जेनेटिक मटेरियल एक पेरेंट में 46 क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. बट उनके जो गैमीट्स हैं
मेल ह्यूमन में जो स्पर्म है या फिर फीमेल ह्यूमन में जो एग है, उनमें 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं. 23 विल बी प्रेजेंट इन sperm and 23 will be present in ovum. So after fusion, again उस individual में 23 chromosome will come from mother and 23 chromosomes will come from father. तो उसके 46 क्रोमोसोम पूरे हो जाएंगे. इसी इसी चीज को ही एक्चुअली वैरायटी बोलते हैं. अब जो डिवीजन हुई थी ह्यूमन के केस में 46 क्रोमोसोम से उनके गैमीट्स में जो 23 क्रोमोसोम्स गए थे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक प्रोसेस जिसको बोला जाता है मियोसिस. इट इज स्पेशल काइंड ऑफ डिवीजन जिसमें कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ हो जाता है. वो वाले सेल्स जिनकी मियोसिस हुई है एंड गैमीट प्रोडक्शन हुआ है उन सेल से, उनको मियोसाइट्स बोला जाता है, यानी कि गैमीट मदर सेल्स. अब ये जो एग्जांपल मैंने बताई थी ह्यूमंस की, सिमिलरली इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ये जो मियोसिस थी इसको गैमेटिक मियोसिस बोला जाता है, बिकॉज ये जो डिवीजन है ये गैमीट्स बनने के टाइम पे हुई है. वैसे ही किस टाइम पे मियोसिस हुई है उसके बेसिस पे भी अलग अलग तरीके की मियोसिस हो सकती है. फॉर एग्जांपल, गैमेट्स के बनने के टाइम होने वाली मियोसिस को गैमेटिक मियोसिस बोलते हैं. स्पोर फॉर्मेशन के टाइम जब मियोसिस होती है उसको स्पोरिक मियोसिस बोला जाता है. जाइगोट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनमें जाइगोट में मियोसिस होता है, तो उसको जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं. और जाइगोटिक मियोसिस में जाइगोट इज मियोसाइट. In case of spores, sporic mother cells are myocytes. ये जो है ये मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में देखी जाती है. अब इन केस ऑफ ह्यूमंस एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, गैमीट्स आर मियोसाइट्स. तो जो मियोसाइट्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डबल होता है एज कंपेयर टू जो आफ्टर मियोसिस सेल्स बने हैं उनसे. तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है. तो हैप्लॉइड सेल्स में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसको एन से डिनोट किया जाता है और वो सेल्स हैप्लॉइड होंगे. और जो डिप्लॉइड सेल्स हैं, या फिर बोल लो कि जो मियोसाइट्स हैं वो डिप्लॉयड होंगे, तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिस फॉर्मूला से डिनोट होगा दैट विल बी 2n. सो फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बीइंग्स जो हैप्लॉइड सेल्स हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 हैं, सो n विल बी 23. बट जो मियोसाइट्स थे उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दैट विल बी 2n, सो 2 इंटू 23 विल बी 46. ऐसे ही रैट के केस में जो गैमीट्स हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं आर 21 एंड मियोसाइट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 42. ऐसे ही डॉग का एग्जांपल अगर हम लें तो जो गैमीट्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हैं 39 एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसाइट्स आर 78. अब एक फर्न का एग्जांपल है ऑफियोग्लॉसम. उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमीट्स 630 होते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसाइट्स 1260 होते हैं. नेक्स्ट इज गैमीट ट्रांसफर. अब गैमीट्स के बनने के बाद वो जो गैमीट्स हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल से ट्रांसफ़र भी होने ज़रूरी हैं ताकि वो एक जगह पे मीट कर सकें. ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जो मेल गैमीट्स हैं वो मोटाइल होते हैं और जो फीमेल गैमीट्स हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं. दैट मीन्स कि मेल वाले गैमीट्स मूव कर सकते हैं बट फीमेल वाले जो गैमीट्स हैं वो मूव नहीं कर सकते.
तो मेल गैमीट्स को मोटाइल गैमीट्स को मूव करके फीमेल गैमीट्स के पास जाना पड़ेगा, तो उनकी मोटिलिटी के लिए उनको एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। अब वो मीडियम इन केस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स such as bryophytes and pteridophytes and in some alga, वाटर जो है एज मीडियम एक्ट करता है गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। अब क्योंकि ट्रेवल करके जाना पड़ता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि जो मेल गैमीट्स हैं वो फीमेल गैमीट तक रीच नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण जो मेल गैमीट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस किया जाता है एज कंपेयर टू फीमेल गैमीट। सो वन फीमेल गैमीट के लिए थाउजेंड्स में मेल गैमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब जैसे एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स में पानी एक्ट करता है गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए, इन केस ऑफ प्लांट्स बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले कर सकते हैं गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। वो हवा हो सकती है, या फिर एनिमल टच हो सकता है, या फिर कोई और फैक्टर हो सकता है। इन केस ऑफ प्लांट्स जो मेल गैमीट है वो पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है। अब सिमिलरली जैसे एक्वेटिक प्लांट्स में बताया था, एक्वेटिक सॉरी, और एनिमल्स में बताया था, वैसे ही प्लांट्स में भी जो पोलन ग्रेन है वो बहुत ज़्यादा नंबर में बनता है, और वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथस टू स्टिग्मा। स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक हिस्सा होता है जहाँ पे पोलन जो आके स्टिक करता है, और फिर फर्दर प्रोसेसेस होती हैं जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो ट्रांसफर है फ्रॉम पोलन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है। सेल्फ पॉलिनेशन में सेम प्लांट के ऊपर पॉलिनेशन होता है। तो दो केसेस हो सकते हैं इस केस में। तो दो तरीके के मान लीजिए दो फ्लावर्स हैं उस प्लांट के ऊपर, तो अगर तो पॉलिनेशन सेम फ्लावर में ही हो रही है, दैट मीन्स कि स्टेमन भी वहाँ है और स्टिग्मा भी वहीं पे है उसी फ्लावर में, और उसी के एंथर से पोलन ग्रेन जो मूव हो करके, खुद नहीं मूव होगा, विद एजेंट्स मूव होगा, एक्सटर्नल एजेंट्स इन्वॉल्व होंगे, वहां से विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट मूव होके सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक करा है, दैट इज ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन। प्लस ये भी केस हो सकता है कि फ्लावर जो है वो सेम ही प्लांट के ऊपर है, बट जो स्टेमन है वो एक फ्लावर का है, और जो कार्पल है जिसके ऊपर स्टिग्मा है वो दूसरा फ्लावर है बट सेम ही प्लांट के ऊपर, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर प्लांट्स अलग हैं तो उस टाइम पे एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन उठ करके जब दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टेमन के सॉरी कार्पल के ऊपर जाके स्टिक होगा, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। अब जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको फेवर किया जाता है ओवर सेल्फ पॉलिनेशन। वो इस वजह से क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफस्प्रिंग में आता है, तो उसमें वेराइटी वेरिएशन नहीं है, जेनेटिक कोई भी वेरिएशन नहीं है। बट इन केस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिफरेंट होगा, तो वो उसको फेवर की ऑलवेज जो वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन है, उसको फेवर किया जाता है, हमेशा उसको अच्छा समझा जाता है। तो इसी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन को भी अच्छा समझा जाता है। अब ये जो पॉलिनेशन है ये सेम ही स्पीशीज के प्लांट्स के बीच में होती है। अब जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, एप्स एंड मोर एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स, उनके केस में जो गैमीट ट्रांसफर होता है वो स्पेशल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स के द्वारा किया जाता है।